तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 2 पतंग के, जो कि आलोक धनवाजी ने लिखा था। क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो प्रकृति में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं, जब तेज बौछारे अर्थात बरसात का मौसम चला गया तो भादों के महीने की गर्मी भी चली गई। इसके बाद अश्विन का महीना शुरू होता है, ये हमारे हिंदी महीने हैं। इस महीने में प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो अश्विन का महीना जो होता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि सुबह के सूरज की लालिमा बढ़ जाती है, जो कि कवि ने यहाँ पे बताया था खरगोश के आँखों की तरह। सुबह के सूरज की लाली खरगोश की आंखों जैसी दिखती है। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, सर्दियाँ आ जाती हैं और गर्मी समाप्त हो जाती है। प्रकृति खिली खिली दिखाई देती है, आसमान नीला व साफ दिखाई देता है, फूलों पर तितलियाँ मंडराती रहती है, सभी लोग खुले आसमान में आनंदित रहते हैं। यहाँ पे कवि ने इसका आंसर ये बताया है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज और सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण हो गया। तो कवि ने, इसका आंसर होगा, कवि ने पतंग के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। पतंग का निर्माण रंगीन कागज से होता है। इंद्रधनुष के समान यह अनेक रंगों की होती है। इसका कागज इतना पतला होता है कि बूंद लगते ही फट जाता है। यह बांस की पतली कमानी से बना होता है, जैसे कि ये हमारा कागज होता है पतंग का, और यहाँ पे एक इसमें बांस की कमानी लगी होती है। ठीक है, पतली सी एक वो लकड़ी लगी होती है। कवि इनके माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का अंकन करता है। पतंग भी बाल मन की तरह कल्पनाशील, कोमल व हल्की होती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है तीसरा, 3rd नंबर, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसमें बिंब हमें स्पष्ट करना है, तो कहाँ कहाँ इसमें बिंब दिखा हुआ है। ठीक है, तो कवि ने इसमें कहाँ कहाँ बिंब बताया है। कवि ने इस कविता में दृश्य बिंब, ठीक है, दृश्य बिंब का सार्थक व स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने बच्चों के भावानुरूप बिंब का प्रयोग किया है। पाठक भी कवि की संवेदनाओं को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इस अंश के बिंब निम्नलिखित बिंब है, जैसे तेज बौछारे। ठीक है, तेज बौछारे यहाँ पे कौन सा है, गतिशील बौछारे आ रही है तो गति हो रही है ना, गतिशील बिंब हो गया। सवेरा हुआ मतलब स्थिर है। ठीक है, स्थिर दृश्य हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो गया, फिर वहीं स्थिर दृश्य बिंब हो गया। पुलों को पार करने की बात आ गई तो गतिशील दृश्य बिंब हो गया। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए तो फिर अगेन गतिशील दृश्य बिंब हो गया। घंटी बजाते हुए जोर जोर से तो श्रव्य बिंब हो गया, इसमें सुनने का बात हो रही है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए तो इसमें गतिशील दृश्य हो गया। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए तो मुलायम की बात हो गई, तो स्पर्श दृश्य बिंब हो गया। पतंग ऊपर हट सके तो गतिशील दृश्य बिंब हो गया। ये सीधे आपको समझ में आ ही रहा होगा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास के बारे में सोचिए कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कपास से बच्चों का बहुत गहरा संबंध है, दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे कपास बहुत सफ़ेद होती है, ठीक है, वैसे ही बच्चे भी सफ़ेद अर्थात मन से बिल्कुल, यहाँ पे गोरा नहीं होगा, यहाँ पे मन से अच्छे होते हैं। कपास की तरह ही बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं। कपास के रेशे की तरह ही उनकी भावनाएं होती हैं। वास्तव में बच्चों की कोमल भावनाओं का और उनकी मासूमियत का प्रतीक है यहाँ पे कपास। ठीक है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से क्या संबंध बनता है। जिस तरह पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जाती है, ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती हैं। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती हैं, अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती रहती हैं। वे भी आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा यहाँ पे हमारा, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते तब तो
और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का यहाँ पे क्या तात्पर्य है? करो। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो सबसे पहले दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। पहले का क्वेश्चन का आंसर हमारा है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का यहाँ तात्पर्य है कि जब बच्चे पतंगी उड़ाते हैं तो वे दिशाओं तक जाती लगती हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चों की किलकारियों से दिशाएं मृदंग बजा रही हैं। जब पतंग सामने हो तो छत कठोर नहीं लगती क्योंकि पैरों में अनजानी थिरकन भर जाती है। छत पर दौड़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम किसी मुलायम घास पर दौड़ रहे हों। यदि जीवन में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया हो तो दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। यहाँ पे कवि इसी बात का मतलब यही कहना चाह रहा है कि जीवन में परेशानियाँ, अगर कोई कठिन परिस्थितियाँ एक बार आ गई हैं तो फिर तो जीवन की जो दुनिया की चुनौतियाँ हैं वो तो आप आसानी से झेल लोगे। मुझे बहुत सहजता महसूस होती है। खतरनाक परिस्थितियों के आगे दुनिया की चुनौतियाँ स्वयं ही छोटी पड़ जाती है। अब यहाँ पे है कि पतंग, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में आ जाता है कि पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। ठीक है, कि इसका अर्थ बताइए। पतंग एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रीकरण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बच्चे पतंग उड़ाकर कैसा महसूस करते हैं? बच्चे पतंग उड़ाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पतंग की तरह विस्तार देते चलते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी आशाएं इसी पतंग की तरह विस्तार पाती रहें। बच्चे किसी भी अन्य चीज़ को उस समय महत्व नहीं देते हैं। कवि ने बच्चों के लिए कपास शब्द का प्रयोग क्यों किया है? वही बात आ गई, कपास मुलायम और सफ़ेद होती है और बच्चे भी कपास की तरह कोमल और मन के अच्छे होते हैं। दूसरे कपास परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होती रहती है। बच्चे भी माहौल के अनुसार अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। तो इस लेसन के यहाँ पे जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेसन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बाय बाय।